अखिल की संगत। यादें बातें रेडियो की। नमस्कार। रेडियो की यादों बातों के सफर में हमारे हमसफर हैं मशहूर एंकर, ब्रॉडकास्टर, दिल्ली मेट्रो की आवाज, एयरटेल की आवाज, रिनी साइमन खन्ना। This is All India Radio. The news read by Rini Simon Khanna. हमने बहुत सारी यादें एक दूसरे की टटोली हैं इस 30-40 साल के रेडियो के सफ़र में, जो हम दोनों ने लगभग साथ साथ शुरू किया और फिर आगे आगे अपनी राह चलते गए। अब रिनी बात कर रही हैं उन हादसों की, उन घटनाओं की और उस इतिहास की जो रेडियो में काम करते हुए उनके और हमारे आंखों के सामने घटित हुआ और उन परिस्थितियों का सामना उन्होंने कैसे किया। मुझे अभी भी याद है जब 1984 में मतलब 82 में मेरी शुरुआत हुई न्यूज रूम में, और 84 में जब मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ, जब असैसिनेशन हुआ तो मैं अकेली थी न्यूज रूम में। 3 दिन मैं कर्फ्यू के चक्कर में, क्योंकि मैं न्यूज रेडियो के साथ पास में ही रहती थी, तो बाकी सब लोग के लिए तो मुश्किल हो गया था आना जाना, तो मैं न्यूज रूम में ही रही। कोई भी नहीं होता था। एक चाय वाला भी बड़ी मुश्किल से हमारे लिए चाय और मतलब पकवान तो बिल्कुल मिलता ही नहीं था, पर चाय तो कम से कम मिल जाती थी। पर मैं ये कह रही हूँ, मतलब इतना मुश्किल था उन दिनों में जब, और इतनी अफवाहें थी। अच्छा, हम लोग ने तो पार्टीशन महसूस नहीं किया, तो इस तरह के रायट्स या इस तरह की कुछ सिचुएशन कभी हमने फेस ही नहीं किया है। तो एक सीरियसनेस जो है, that you're part of history and history is being made as you're living, मतलब अच्छा भी है और एक डर भी लगा रहता था कि भाई क्या हो सकता है। मुझे अभी भी याद है कि मंडल राइट्स हुए थे, मंडल कमीशन हुआ था, मंडल राइट्स हुए थे, प्राइम मिनिस्टर थे जी, वीपी सिंह के राय सड़कों पे गाड़ियों को अच्छी तरह से मार रहे थे। और अगर आप कहते थे कि भाई आप मीडिया से हैं, तो वो और भी मतलब और भी खतरनाक होता था। तो हम लोग छिप के और ऐसे ही बोलते थे कि भाई नहीं, मेरा घर यहीं है, मुझे घर जाना है, और गाड़ी चला के आ जाते थे। तो इस तरह के बहुत डिफिकल्ट टाइम्स थे। तो हम लोग निकल के जुगाड़ करके हम लोग आ जाते थे, और ड्यूटी वाज लाइफ। उसमें तो बिल्कुल ये होने नहीं था कि भाई आप कभी भूल गए या आप लेट पहुंचे या आप पहुंचे ही नहीं। इस तरह का नहीं होता था बिल्कुल। हम बहुत सीरियसली लेते हैं, हमारी एटीट्यूड कैजुअल नहीं थी। रिनी, अक्सर ऐसा होता था कई बार, क्योंकि उस जमाने में रेडियो वाज द ओनली मीडियम, और जो आजकल ये जो ब्रेकिंग न्यूज का हल्ला है, ये हल्ला नहीं था उस समय, ये कुछ सीरियस बिजनेस था कि अचानक आप एक आइटम पढ़ रहे हैं और एक एडिटर ने आके एक कागज आपके सामने रख दिया और आपको बस एकदम से ही उसको पकड़ के और पढ़ना है, और आपने देखा नहीं, आपको पता भी नहीं क्या लिखा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई कई मिस्टेक्स भी हैं जो आप ऑन एयर ही करेक्ट करते हो और किसी को नहीं पता चलता जी। सो फॉर इंस्टेंस, सिंपल सी बात है कि उन दिनों हमारे टाइपिंग से ही हमारा बुलेटिन बनता था। आजकल तो कंप्यूटर के ऊपर आप छापते थे और डिजिटली आप मैनेज करते हो बुलेटिन। पर उन दिनों के टाइम पे एक जेरोक्स कॉपी बनती थी, उसकी टाइपिंग होता था। टाइपराइटर के ऊपर ही कई एरर्स बन जाते थे। बी की जगह बी बन जाता है, बी की जगह पी टाइप हो जाता है कभी, तो वो वर्ड ही गलत हो जाता है। अब फॉर इंस्टेंस, पुलिस आर कंडक्टिंग अ कोम्बिंग ऑपरेशन, ठीक है, अब वो कोम्बिंग की जगह सी की जगह बी टाइप हो गई, बॉम्बिंग। तो पुलिस आर कंडक्टिंग अ बॉम्बिंग ऑपरेशन। अब मतलब कितना फर्क पड़ गया उस पे। कोई और ही एक्टिविटी हो गई और बड़ा सीरियस मामला हो गया। अब आप ये अगर पढ़ लिए आपने और एयर पे चला गया, तो मतलब कितना कहाँ का मतलब ये सवाल उठता। तो आपको ध्यान से देख के, मतलब एक आदत सी बन जाती थी कि भाई आप स्कैन करते पूरी, एक आपकी आंख से ही पढ़ने से पहले ही आपकी आंख ने स्कैन कर लिया पूरा सेंटेंस को, तो मन ही मन में आपने पढ़ लिया पहले, बोलने से पहले ही, मतलब आपके आंखों से आपने पढ़ लिया उसको और करेक्ट कर लिया अपने मन में ही कि भाई छोटी छोटी एरर्स हैं, इसको आप करेक्ट करोगे।
क्योंकि एडिटर के पास कभी टाइम नहीं मिला कि भाई उसने प्रूफ रीडिंग करी है, तो वो पहले ही आपको भेज दिया उसने पर्ची कि भाई आप फटाफट पढ़ लो, क्योंकि ये तो तुरंत आया है न्यूज, हॉट बेकिंग न्यूज जो है ना, बेकिंग न्यूज हुआ वो। मतलब मुझे याद है कि जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया, दोपहर का टाइम जी, दिन का बुलेटिन शुरू हो चुका था। जगमोहन लाल माथुर हमारे डायरेक्टर थे, वो भागे भागे एक पीटीआई का टेक लेकर आए। उन दिनों टेलीप्रिंटर होता था और वो और बहुत फेडेड सा। हाँ। और मैं बुलेटिन पढ़ रहा था और उन्होंने मेरे आगे रख दिया वो। हाँ। अब मैंने उनकी तरफ देखा तो अपने हाथ से उन्होंने फेडर ऑफ किया, बोले पढ़। अब मैं उस अंग्रेजी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि ये टाइम घड़ी जा रही है, तो मैंने जितना एक लाइन जो मैं निकाल सका उसमें से कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया है, अभी अभी समाचार मिला है, बस। करेक्ट। और उसके बाद आप लोग के लिए तो ये और भी डिफिकल्ट होता था, क्योंकि न्यूज जो है वो इंग्लिश में टाइप होके आपको पहला कॉपी आता था, उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ता था। तो वो तो डबली डिफिकल्ट हो जाता था आपको कि भाई एक तो इंग्लिश में आंख जो है इंग्लिश देख रही है, पर आप हिंदी में बोल रहे हो। रेनी, आप जो ये अभी आपने बात की, जैसे मंडल कमीशन के समय या कहीं भी भीड़ में फंस गए, कभी ऐसा भी हुआ कि बस अपना मुंह खोलने से, कुछ बात कहने से लोगों ने आपको रास्ता दे दिया या लोगों ने आपकी मदद कर दी? क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा कि मैं 26 जनवरी की जब ड्यूटी होती थी, सुबह आते थे, आपको पता है वहां रास्ता बंद हो जाता था, उस पुलिस वाले को बस ये कहना होता था, भाई मैं अखिल मित्तल बोल रहा हूँ, मुझे रेडियो खबरें पढ़ने जाना। अरे सर जाओ जाओ जाओ। हाँ, बिल्कुल कई बार हो चुका है। और मेरे को इनफैक्ट एक बहुत मजाकिया मतलब आज मैं जब सोचती हूँ तो बड़ा मजा आता है सुनने में, सोचने में। महाभारत शुरू हुआ था, तो महाभारत सीरियल बहुत पॉपुलर होता था और संडे के दिन ये जब टेलीकास्ट होता था तो लाइफ यूज्ड टू कम टू अ स्टैंड स्टिल, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। तो मुझे याद है कि मेरी नई शादी हुई थी, तो मैं रीनी साइमन से खन्ना बन गई थी। रीनी खन्ना बनाया जाता था, सब लोग मेरे को रीनी खन्ना के नाम से ज्यादा मतलब पहचानने लगे थे। और न्यूज रूम में, रेडियो की न्यूज रूम में एक बहुत बुजुर्ग इंसान जब मैं पढ़ रही थी तो वो हमेशा मैं देखती कि भाई अच्छा, एक और श्रोताओं को बता रहे हैं कि भाई न्यूज रूम न्यूज रीडिंग जो थी वो 24/7 थी और राउंड द क्लॉक अलग अलग भाषाओं में भी न्यूज जाती थी, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में नहीं, पर रीजनल भाषा में भी न्यूज जाती थी। तो इंग्लिश की बुलेटिन में कोई और भाषा आता था, गुजराती, मराठी या कोई और मतलब रीजनल भाषा में न्यूज जा रही थी। तो मैंने देखा, मैं तो बहुत जूनियर थी और ये एक बुजुर्ग आदमी आता था हमेशा और प्यार से वो प्रणाम नमस्कार इतना इलेबोरेट होता था अखिल कि भाई मैं जाती थी कि पता नहीं क्या ये क्या है। अच्छा, सफेद बाल और बाल लंबे पीछे, बहुत एक ऋषि मुनि की तरह बता होता था। और मैं नहीं जानती कौन था ये, मतलब उस टाइम पे, ठीक है। एक दिन आके उन्होंने मेरे को प्रणाम किया और बोला, तो न्यूज रूम में आए वो अपने बुलेटिन पढ़ के, और फिर से उन्होंने प्रणाम किया और मेरे को बोला आपको और भीष्म पितामह को देख के हम बहुत खुश होते हैं, इस तरह से कुछ उन्होंने बोला। ये भीष्म पितामह क्या होता है मुझे नहीं समझ आया। तो मैं अपनी बुलेटिन उठा के उसमें सारा बैठ के मैंने पढ़ा कि भाई कहीं पे मैंने भीष्म पितामह लिखा था, मैंने कुछ बोला, गलत बोल दिया। अच्छा, मैंने एडिटर से भी पूछा कि ये भीष्म पितामह मेरे बुलेटिन में कहीं पे था, नहीं, पता नहीं कौन है क्या है, मैं छोड़ दिया। चलो 2-3 बार जब ये हुआ, फिर आखिर में आके मैंने उनको एक दिन पकड़ा और मैंने पूछा, मैंने कहा आई एम सॉरी, आपको मैं रोज देखती हूँ आप ये मेरे से प्रणाम करते हो और मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ, पर ये भीष्म पितामह का क्या मतलब? तो ही सेज नहीं आप रीनी खन्ना है? तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ। तो कहते हाँ मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और भीष्म पितामह मुकेश जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो तब भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई गलतफहमी हो गई है। तो फिर मैं घर आई, घर आके मैंने दीपक से, जो मेरे
पति हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मुकेश कौन है और भीष्म पितामह कौन है? नहीं पता। महाभारत में जो मुकेश खन्ना है वो भीष्म पितामह है। तब मेरी मतलब दिमाग में घंटी बजी कि he thinks that I have got married to मुकेश खन्ना। जी। I am भीष्म पितामह's wife। तो वो आदर से प्रणाम करे जा रहे थे रोज, ये सोच के कि मैं भीष्म पितामह की बीवी हूँ। और वो गुजराती न्यूज रीडर थे। गुजराती न्यूज रीडर। जी। तो मैंने एनीवे उनको नहीं बताया मैंने कि भाई मैं मुकेश खन्ना की बीवी नहीं हूँ, पर मैंने मुकेश से जरूर, जब मैं मिली थी तो मैंने उनको जरूर ये बोला था कि तुम तो हो इटर्नल बैचलर, पर मेरे को आपने बना दिया आपकी बीवी। रिनी, आप जो कह रहे हो कि लोग आपकी आवाज सुन के और आपका नाम पहचान के जो जरूरत से ज्यादा वो जो हेल्प करते हैं, ये ऐसे भी हुआ है, कई बार हुआ है कि आप क्यू में खड़े हो या आप कोई दफ्तर में पहुंच रहे हो और वो पहचानते हैं आपको और आपको जरूर पहले नंबर पे आपको पहुंचा देते हैं और आपका काम फटाफट निपटा के आपको भेज देते हैं घर। तो इस तरह के बहुत लोग मतलब सराहते हैं और प्यार जताते हैं आपको, आपके काम से, आपके नाम से, आपकी आवाज से, तो अच्छा लगता है। रिनी, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपने बहुत सारी कमेंट्रीज की हैं। आपने शुरू में ही बताया कि जब 1982 में एशियाई खेल हो रहे थे तो मेलविल डेमेलो जैसे नाम के साथ आप बैठती थी बूथ में, मतलब कहाँ स्पोर्ट्स की कमेंट्री। उसके बाद मैंने देखा है और सुना भी है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं जी। उसका कुछ एक्सपीरियंस बताए। जी, कमेंट्री तो बहुत अलग है, न्यूज रीडिंग से तो बहुत ही अलग है। एक तो आपको भाषा की पकड़ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जो आप जिस चीज के ऊपर आप बोल रहे हो कि उसके ऊपर आपका ज्ञान हो, ताकि आप बिना नोट्स के और बिना लिखित स्क्रिप्ट से आप एक्सटेम्परी बोल पाए। वो एक कला जो है हमने, मतलब मेलविल डेमेलो तो बहुत ही मशहूर थे और वो बहुत ही काबिल थे इसमें। हम तो कहीं भी नहीं उनके सामने, पर ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू गिव अस अ चांस कि भाई उनके साथ बैठ के हम सीख पाए, देख पाए, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम कुछ नोट्स ले पाए उससे। रिपब्लिक डे की कमेंट्री जो थी वो अलग होती थी, वो जो है डिफेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल्ड होती थी। तो वो जो उनकी टैब्लोज, उनकी मार्चिंग कंटिंजेंट्स, आर्मी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन वगैरह, वो आपको सब पहले दिया जाता था। प्लस उसकी रिहर्सल होती थी बाकायदा 2 दिन पहले। तो 2 रिहर्सल्स बाद ही आप फाइनल कमेंट्री करते थे। हालांकि मैंने 25 साल, पर हर साल मेरे पास वो 2 रिहर्सल बहुत इम्पोर्टेंट होता था। वो ये ऐसे नहीं होता था कि नाम के वास्ते नहीं होता था कि भाई आपने रिहर्सल के लिए आप आए हो, थोड़ी देर के लिए आपने बोला। नहीं, पूरी परेड का रिहर्सल, पूरी परेड बाकायदा जैसे होएगा वैसे ही आपने करना था कमेंट्री। तो कमेंट्री आप एक दिन नहीं करते थे, कमेंट्री आप 3 दिन करते थे। बट बाकी चीजों के लिए आपका लाइव कमेंट्री होता था, वो उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, आपको सेकंड चांस नहीं मिलता था। तो आप जैसे दृश्य देख रहे हो वैसे ही आप कमेंट कर रहे हो। और जैसे भी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो राष्ट्रपति भवन के सेरेमनी हुई, रिसेप्शन हुई थी, तो वो उसके लिए भी कमेंट्री किया था मैंने। तो बाकायदा वैसे ही आप स्क्राइब करके बोलना पड़ता था। तो इसके लिए थोड़ा सा आपका स्टाइल अलग होता था। There was no चांस कि नहीं मुझे नहीं आता, आप मुझे सिखाइए, मैं प्रैक्टिस करूंगी फिर मैं आऊंगी, ऐसे नहीं होता था। आप सीधा मतलब पानी में डाल देते थे, या तो डूबो या फिर आप तैरो। तो ये इट वाज अ टफ, इट वाज नॉट इजी, एंड अ लॉट ऑफ टाइम यू हैड टू डू रिसर्च ऑन योर ओन। जितनी आपने होमवर्क करी, जितनी आपने रिसर्च करी, वो आपकी कमेंट्री में रिफ्लेक्ट करता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारी कमेंट्रीज, ये रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या कोई फंक्शन, वो तो आपके सामने हो रहा है जी। बहुत सारी कमेंट्रीज हम ऐसे ही करते रहे। जैसे मुझे याद है जब के.आर. नारायणन प्रेसिडेंट बने और पहली बार पार्लियामेंट हाउस आना था उनको जी। अब पार्लियामेंट हाउस की छत पर हम खड़े हैं करेक्ट। और अभी दूर से कहीं पता नहीं चल रहा है कि उनकी बग्गी आ रही है कि नहीं आ रही है। करेक्ट।
उधर वाले ने जो, जैसा कमेंट्री का आप जानती हैं कायदा होता है कि एक पॉइंट पे एक आदमी ने छोड़ दिया, अब आगे का आंखों देखा हाल उनसे सुन। जी जी। अब उसने तो छोड़ दिया। हाँ। अब हम जहाँ खड़े हैं वहां से हमें सिर्फ एक पीपल का पेड़ दिख रहा है। हाँ, तो मन घड़त ही आप बता रहे हो। हाँ, कि वो चल दिए हैं और हमें देखिए आपको सुनाई दे रही होगी वो घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है और बिल्कुल, इस वक्त सूरज निकला हुआ है और इधर से ये कार आ गई और उधर से। और बात ये थी अखिल कि आप उस टाइम पे आपकी इमेजिनेशन जितनी है वो एक टेस्ट होता था, क्योंकि बोलना तो हर इंसान बोल सकता है ना, पर आपने कैसे वो उसको पिरोया, एक यू एक्चुअली क्रिएटेड अ सीनरी जो आपको नहीं दिखता पर आपके श्रोता को दिख रहा है। हमारे एक कलीग थे, वो हमें कहा कि जब मैंने पहली बार कमेंट्री शुरू की तो वो कहते थे देखो मैंने कहा भाई क्या करना है, बोले तुम्हें देखो दुनिया को ये बताना है कि जो तुम भी नहीं देख रहे वो उनको दिखाना है। बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या मतलब, बोले हाँ तुम्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पर फिर भी तुम्हें अपने इमेजिनेशन से सुनने वाला जो घर पे बैठा है उसको दिखाना है कि देख इतनी बढ़िया, ये हम लाल किले पे खड़े हैं, सामने मंदिर है, वहाँ चिड़िया बैठी है, वहाँ बच्चे नाच रहे हैं। वही हमारे को आई स्टिल रिमेम्बर कि मेलविल हमारे को कहता था कि यू हैव टू पेंट द पिक्चर एंड यू हैव टू पेंट द पिक्चर विथ योर वर्ड्स। अब जैसे आपने बोला कि भाई धूप निकली है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, अब ये सब जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो तुरंत एक माहौल श्रोता के मन में आ जाता है कि अच्छा हाँ ऐसा ही होगा, हाँ मेरे को भी लग रहा है कि अच्छा बारिश होने वाली है। वो उस मिट्टी की खुशबू आपने कैसे डिस्क्राइब किया। आप घोड़े चल रहे हैं, अब घोड़े चल रहे हैं ये तो बोलना आसान है, पर घोड़े कैसे चल रहे हैं, घोड़े के ऊपर क्या है, किस तरह से वो घोड़ा सिर हिला रहा है, उसकी पूंछ कैसे जा रही, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो एक आई थिंक कलाकार का सबसे बड़ा टूल है कि भाई आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कई बार है जब जगदेव जी या चित्तरंजन सावंत जी मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप वाकई में वहीं पे खड़े हो और आपके सामने से वो निकला है और आपको वो पूंछ टच करती हुई गई है। तो इस तरह के एक मेकिंग इट कम अलाइव एंड गिविंग दैट इम्प्रेशन के ये लाइव है और ये इमीडिएट है, मतलब आप उंगली निकालोगे तो आप छू सकते हो, इतना पर्सनल कर देना। आई थिंक दैट इज अ बिग टैलेंट। मुझे लगता है कि कमेंट्री में मेरे लिए जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था किसी की फ्यूनरल। हाँ, मतलब मुझे आज तक याद है कृष्णकांत वाइस प्रेसिडेंट थे जी, जब उनकी डेथ हुई और उनका फ्यूनरल प्रोसेशन शुरू होना था तो हम आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, उनकी कोठी पर खड़े हैं। हाँ, अब जैसे ही वो रिचुअल्स शुरू हुए और बॉडी बाहर आई और गाड़ी पे रखी और ले गए, उतना तो आपने बता दिया। उसके बाद आपकी वैन पीछे पीछे चल रही है, वो आगे आगे जा रहे हैं जी, और आपको निगमबोध घाट तक जाना है जी, वहां से राजेंद्र प्रसाद रोड से। करेक्ट। और कुछ मतलब क्या देख रहे हैं आप कि लोग भीड़ है, बस लोग भीड़ में चले जा रहे हैं। नहीं, और आपको वो सब कुछ ही कन्वे करना है जो आपको लग रहा है पर है दिखाई नहीं देता है। आप ये दिखा रहे हो कि इतनी भीड़ है और भीड़ रो रही है और इन लोगों के मतलब उनका असर आम जिंदगी पे कितना पड़ा है और कितना हिल गया है देश, मतलब ये सब हमारे को कई झूठ भी बोलने पड़ते थे। नहीं, और ये ध्यान रखना पड़ता था कि कोई भी ऐसा शब्द ना निकल जाए जिसमें कहीं खुशी, कोई उल्लास वाली बात हो। करेक्ट। रिनी, हमने बहुत लंबी बातचीत कर ली और हम सब जानते हैं कि रेडियो से निकल के फिर आप दूरदर्शन पे गई और दूरदर्शन पर आपकी एक अलग पहचान बनी और उसका, जैसे हम रेडियो की बात कर रहे थे, आज लोग आपको चेहरे से पहचानते हैं और आपने अनुभव किया होगा जिंदगी में हजारों बार फ्लाइट में, सिनेमा घर में, जहां सिर्फ एक सेलिब्रिटी की तरह से लोग आपसे जुड़ते होंगे, पर हम बात रेडियो तक सीमित रखते हैं। अब इतने साल बाद रेडियो छोड़े हुए भी बहुत समय हो गया आपको, फिर भी कभी कोई संपर्क होता है? आज भी मन करता है कि एक बार उस स्टूडियो का दरवाजा खोल के और माइक लेके कुछ बोला जाए? बहुत, पर मैं आपको करेक्ट करूंगी, दूरदर्शन मैंने ज्वाइन किया 84 में और मैं तब भी रेडियो के साथ जुड़ी रही। अच्छा। और रेडियो और दूरदर्शन मेरे साथ साथ ही चला क्योंकि रेडियो मेरा पहला प्यार था और अभी भी मेरा पहला प्यार है। तो
जब भी बुलावा आता है तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं भागती हूँ रेडियो की तरफ। आज भी मैं रेडियो जाती हूँ और न्यूज रीडर्स को सिलेक्ट करने के लिए जाती हूँ आज के और कई बार मैं ऑफर भी किया ट्रेनिंग के लिए। तो मैं कैसे भी जुड़ के रहना चाहती हूँ ओल्ड ब्रॉडकास्टिंग हाउस, ना न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस, ओल्ड ब्रॉडकास्टिंग हाउस के अंदर जो एक कॉलोनियल बिल्डिंग है, जो एक इतनी यादें जुड़ी हुई हैं उनसे, वहाँ का समोसा, वहाँ का चाय और वहाँ का जो एक लाइब्रेरी होता था, ये सब चीजें आप भूले भी नहीं भूल सकते। तो रेनी, बहुत लंबी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, कुछ कहना चाहती हैं आप? वॉइसेस लाइक अमित सयानी, जिसके आप हम और आप मतलब बड़े हुए हैं, सुनते हुए आए हैं, इस तरह के लोग हैं जो कई लोग जो सिर्फ आवाज थे, पर आवाज के जरिए हमारी जिंदगी में इन्होंने इतना कुछ मिलाया और जोड़ा कि आज आप भी और हम भी उन आवाजों के कारण ही जो लर्निंग्स हैं वो हम आगे ले पाए हैं। आपने मेरी एक बात कही, दिल्ली मेट्रो में आवाज सुनती हूँ मैं, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा एक इतने सालों का जो तजुर्बा रहा वो एक मुकाम पे तब पहुंचा जब मुझे लगा कि हाँ, आज चप्पा चप्पा जो है विलेज और छोटे शहर में मेरी आवाज के साथ में उनकी जिंदगी के साथ। जब एयरटेल शुरू हुआ था, मोबाइल शुरू हुआ था, तो एयरटेल की आवाज मैं ही थी। तो मेरे को एक बहुत मतलब एक अच्छा सैटिस्फैक्शन है कि मैं भी जुड़ी थी देश के कई नामों के साथ, और मेरा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे को भी याद करेगा और बोलेगा कि हाँ, मैंने कभी सुना था उनको। तो रेडियो इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड आज भी एक लाइफलाइन है हमारे लिए। रेडियो ने मेरे को सबसे अहम लेसन जो जिंदगी का दिया है वो ये है टाइम। आप एक क्लॉक को देख के कैसे आप 5 मिनट आपका जो है कितना लंबा हो जाता है। कहना बड़ा आसान है, 5 मिनट में हो जाएगा, पर 5 मिनट एक्चुअली कितने लगते हैं। और एक एक सुई जब कड़ी आगे चलती है तो आपको क्या लगता है, मतलब the importance of time, no one else has been able to teach me as much as radio has been able to, and it's a lesson for life. रेडियो का जो एक मैजिक है वो स्पेशल है। बहुत बहुत शुक्रिया रेनी, आपने इतना लंबा समय दिया, पर बहुत सारी यादें ताजा कर ली, मेरी भी यादें कुछ ताजा हो गई इस बार। थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यादें बातें रेडियो की जारी रहेंगी। नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।